गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिवीजन सीरीज चल रही थी। थोड़ा सा हम लोग लेट जरूर हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरी चैप्टर्स हमारे पास में बचे हुए हैं। लास्ट दो चैप्टर्स पे हमारा रिवीजन बाकी है। एक है हमारा रेमेडीज ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा चैप्टर हमारा है कंडीशन एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी, तो फटाफट से इसके ऊपर बात शुरू करते हैं। तो आप लोगों के सामने है इस वक्त में, देखिए लास्ट रिवीजन लेक्चर तक हम लोगों ने बात कर लिया था कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। नाउ अभी डिस्चार्ज के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं कि डिस्चार्ज का एक पार्ट हमारा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो अल्टीमेटली हमारी जो लॉ की कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है वो यही थी कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी जिसको आप लॉ से इन्फोर्सिबल करवा सकते हैं और जहां पे लॉ आपको देता है बहुत सारे वाले राइट्स। ठीक है, तो उन्हीं राइट्स को हम लोग बोलते हैं रेमेडीज ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर दोनों में से किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया तो अदर पार्टी हैव राइट टू फाइल सूट, बराबर, एंड टेक सम बेनिफिट्स या रेमेडीज या राइट्स, जो भी आप बोले। तो अब इसमें सबसे पहला राइट जो है, जिस पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ है, यानी जो एग्रीड पार्टी हमारी है, उसके पास पहला राइट है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट को करने वाली है ब्रेक। When a contract is broken by one party, the other party, मतलब एक पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो जो दूसरी वाली पार्टी है वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंडेड यानी ब्रेक मारेगी और एंटाइटल टू गेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम डैमेजेस, और दूसरी पार्टी से लेगी डैमेजेस। यानी अगर आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है, देन यू हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट मी फॉर डैमेजेस एंड अदर थिंग्स। उन्हीं पर हम लोग आज बच्चों बात करने वाले हैं। एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है और जिसमें आता है सेक्शन नंबर 73। मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसको पढ़ करके जाएंगे, जो है स्यू फॉर डैमेजेस के लिए। अब डैमेजेस के टाइप पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास में आ गया, जैसा आप लोग वहां से देख पा रहे हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस पेबल फॉर द लॉस अराइजिंग नेचुरली एंड डायरेक्टली इन द यूजुअल फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों बहुत सिंपल सा काम है, केस रेफरेंस आपको जरूर देख करके जाना चाहिए। सिंपल सा काम है। सबसे पहली सबसे जो कॉमन डैमेजेस आप डिमांड कर सकते हो वो है आपकी ऑर्डिनरी डैमेजेस। और ये डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होती है, बेसिकली जो यहां से अपन पढ़ते हैं ना, हाउ टू कैलकुलेट डैमेजेस, ये इसी का पार्ट है कि अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड मार्केट प्राइस, और अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है तो डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एक बहुत सिंपल सा अपना एग्जांपल है, बराबर। सपोज करिए कि एज अ सेलर मैं आपको कोई गुड्स सप्लाई करने वाला हूं ₹50 के अंदर, बराबर। यानी एज अ सप्लायर, एज अ सेलर, मैं आपको गुड्स, आई एम सप्लाइंग गुड्स टू यू इन ₹50। 50 पर पीस समझ लीजिए, 1000 पीस की सप्लाई होने वाली है, ₹50 पर पीस पे मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, बराबर। कोई एक फ्यूचर डेट हमने डिसाइड कर लिया है जिस पर मैं आपको सप्लाई करने वाला हूं। अब दो बातें हो सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को बायर यानी कि आप तोड़ोगे, या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट को मैं तोड़ूं, क्योंकि अपन पढ़ी ही रहे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करिए आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया, बराबर से। अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया और अगर इन गुड्स का मुझे मार्केट प्राइस, क्योंकि आपके साथ तो 50 में डीलिंग था, है ना, मार्केट में अगर यही गुड्स मुझे 45 में सेल करने पड़ गए, अगर, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड मार्केट प्राइस की बात हो रही है, तो मुझे ₹5 का नुकसान होगा। और बट ऑब्वियस है, अगर नुकसान होगा तभी मैं आपके अगेंस्ट में सूट फाइल करूंगा एंड आई हैव राइट टू रिकवर ₹5 फ्रॉम यू, बराबर। अच्छा, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ दिया हो, मैंने आपको मना कर दिया कि नॉट, आई एम नॉट विलिंग टू सप्लाई एनी गुड्स, मैं नहीं सप्लाई कर रहा हूं, यानी सेलर ने ब्रेक कर दिया, तो एज ए बायर आपको सेम गुड्स मार्केट से लेने पड़े। अच्छा, मार्केट में अगर आपको 45 में मिल रहे हैं तब तो टेंशन नहीं है, लेकिन यही गुड्स का बाई चांस मार्केट में आपको ₹52 देना पड़ गया, यानी मेरे साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो आपको वो चीज 50 में मिलती, लेकिन मार्केट से भी आपको 52 में परचेस करना पड़ा। बोले तो डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी ₹2 का आप मुझसे क्लेम कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस, बराबर, जो एकदम डायरेक्टली आपको डिमांड करने का राइट लॉ प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके साथ ही एक पॉइंट आपको यहीं से बता देता हूं, एग्रीव पार्टी को हमेशा ट्राई करना चाहिए रिड्यूस द लॉसेस, है ना। आप सपोज करिए आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैंने आपके लिए गुड्स रेडी कर लिए, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैं मार्केट में गया, मार्केट में मुझे ₹45 मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं सेल किया और वेट किया और वेट करते 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 एक जगह पे आके ₹30 बच्चों इसकी प्राइस हो गई, और नाउ भी मैं आप पे ₹20 का केस करना चाह रहा हूं, तो लॉ मुझे इसकी परमिशन नहीं देगा। लॉ कहेगा सवाल ही नहीं, जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था
उस दिन की प्राइस आपको क्या मिल रही थी आप वो लेके चलिए। आपने प्राइस को और गिरने दिया उसके बाद अब आप चाहते हो 20 रुपीज का आपको क्लेम मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर पर्सन हमेशा कोशिश करेगा कि ऐसा नहीं कि सामने वाला दे रहा है तो ले लो उससे, बराबर कि जितना दे रहा है उतना डैमेजेस सामने वाले से रिकवर करने, रीजनेबल लॉस जो भी आपको हुआ वो आप रिकवर कर सकते हो। इसलिए एवरी पर्सन हैव ट्राई टू मिटिगेट द लॉसेस, बोले तो लॉसेस को कम करने का, रिड्यूस करने का कोशिश तो आपको करना ही करना चाहिए, बराबर। तो ये जो कैलकुलेट डैमेजेस वाला पूरा कंसेप्ट है हमारा ऑर्डिनरी डैमेजेस से कनेक्ट करता है बच्चों। स्पेशल डैमेजेस के लिए बहुत सिंपल से एग्जांपल है, ये तभी आप रिकवर कर सकते हो विद स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो भी है वो पार्टीज के नॉलेज में हो, वो भी कब, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा सर ये क्या चीज है, बहुत सिंपल सा अपना पॉइंट है, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों इस पॉइंट के ऊपर आपके साथ में डिस्कस किए हैं। आपको जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है एग्जैक्टली उसके अंदर इसी टॉपिक के ऊपर, स्पेशल डैमेजेस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक पॉपुलर एग्जांपल अपना वो वाला है जहां सपोज करिए कि मुझे एक हाउस बिल्ड करना है, बराबर, और उस हाउस को बिल्ड करने के लिए एज कॉन्ट्रैक्टर, एज बिल्डर मैंने आपको साइन किया है, ठीक है, और मैंने आपको कहा भी ये मेरा प्लेस है एंड आई वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट सम हाउस देयर। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बता दिया कि आई हैव सम अनदर कॉन्ट्रैक्ट, मेरा एक और कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे मैं यही वाला हाउस रेंट पे देने वाला हूं। समझ रहे हैं आप बात को? इट मींस एट द सेम टाइम मैं क्या कर रहा हूं, आई एम एंटरिंग इनटू टू कॉन्ट्रैक्ट्स, एक आपके साथ हो रहा है और एक मेरा जो भी फ्यूचर मेरा टेनेंट होने वाला है उसके साथ में हो रहा है। अब मैंने आपको ये सर्कमस्टांस बता दिया है कि आप पर, आपके कॉन्ट्रैक्ट पर मेरा दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है, बच्चों समझ रहे हैं ना? यानी मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे परफॉर्म करके दोगे तब मैं आगे परफॉर्म कर पाऊंगा, ये मैंने आपको नॉलेज में ला दिया। अभी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं किसी भी वजह से, तो डायरेक्टली जो मुझे लॉसेस हुआ उसके लिए तो मैं आप पे केस करूंगा ही करूंगा क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जिस पार्टी, जिस टेनेंट के साथ में मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना था, बट ऑब्वियसली वो भी ब्रेक होगा। अब वो ब्रेक होगा तो वहां से भी मुझे लॉसेस होंगे, मेरा रेंट का नुकसान होगा, वो पर्सन भी मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा, वो सारा भी मैं आपसे लेने वाला हूं। अब ये क्यों ले सकता हूं, पढ़िएगा वापस से। Special damage is recoverable only if the special circumstances were in knowledge of the party at the time of making the contract। अगर मैंने at the time of making contract आपको ये सारी चीजें बता दी थी, बराबर। अगर मैंने आपको उस सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताया और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हो तो आई हैव राइट टू रिकवर ओनली ऑर्डिनरी डैमेजेस। जो भी आपकी वजह से मुझे नॉर्मल डैमेजेस हुई कि आपने सही बना के नहीं दिया, मुझे किसी और से काम करवाना पड़ा, जो कुछ भी था वो मैं आपसे रिकवर करूंगा। लेकिन वो जो अलग के लॉसेस थे जो मेरे टेनेंट की वजह से मुझे होने वाले हैं वो मैं आपसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा, बराबर। बहुत सिंपल है। तो ऑर्डिनरी ऑलवेज रिकवरेबल, स्पेशल ओनली व्हेन पार्टीज हैव नॉलेज अबाउट द सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी सर, विंडिकेटिव एक्जेम्पलरी क्या होती है बच्चों? ये ऐसी डैमेजेस हैं जो आप कह सकते हो, डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन ऑफ लॉसेस, लेकिन कई सारे ऐसे लॉस है जो कंपनसेट नहीं होते। ये वाली जो डैमेजेस है बच्चों, ये पनिशमेंट लेवल की है, यानी यहाँ पे सजा दी जा रही है, पनिश किया जा रहा है सामने वाले को। सर ऐसा क्यों होता है बच्चों? दो ही पॉइंट इसमें थे, आपको याद होना चाहिए। एक तो जहां मैरिज का प्रॉमिस ब्रेक किया गया है, मैरिज करने का प्रॉमिस कर दिया, ब्रेक किया गया, तो एग्री पार्टी सूट फाइल करेगी। तो जैसा आपको मैंने कहा था कि कोर्ट कितना डैमेजेस दिलवाएगा, कोर्ट वहां पे ये नहीं कह सकता है सर हम डैमेजेस के अंदर कितना अमाउंट दिलवाएंगे, जितने का आपका दिल टूटा है या जितनी आपकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो कोर्ट एक अपने हिसाब से पनिशमेंट लगाएगा, एक पेनल्टी लगाएगा और आपको कहेगा कि सामने वाले को डैमेजेस पे करो, ताकि ये एक तरह का पनिशमेंट आपके अगेंस्ट में रहे कि ऐसा प्रॉमिस किसी को नहीं तोड़ना चाहिए, बराबर। सेम उसी तरह से बच्चों, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर। एक पर्सन, सपोज करिए मैंने आपको चेक दे दिया, बराबर, मैंने आपको 5 लाख रुपीस का चेक दिया, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 5 लाख का बैलेंस है, लेकिन बैंक ने बाय मिस्टेक उस चेक को डिसऑनर कर दिया, इससे मेरी गुडविल हर्ट होती है, बराबर से। तो ऐसे में आई हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट बैंक फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस। अब ये भी डैमेजेस कितना, क्योंकि गुडविल रेपुटेशन को भी यहाँ पे मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे में कोर्ट अपनी तरफ से एक पनिशमेंट अमाउंट डिसाइड करेगा जो बैंक को मुझे पे करना पड़ेगा, तो बैंक मुझे पे करेगी। तो ये एग्जैक्टली दो ही केसेस में होता है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी और सेकंड नंबर वाला रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर, बराबर। दिस इज कॉल्ड विंडिकेटिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। नाउ व्हाट अबाउट द नॉर्मल डैमेजेस, सॉरी नॉमिनल डैमेजेस? ये वो डैमेजेस है बच्चों, देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेजेस। एक्चुअल में डैमेज हुआ ही नहीं। Such damages are awarded just to establish right to degree for breach of contract। डिग्री का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब जैसा मैंने कहा,
जिस वक्त में ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ, मैंने कहा था कि 50 रुपीज का था और मार्केट में अगर 52 हो गया तो आप 2 रुपीज क्लेम कर सकते हो। एक्चुअल में मार्केट में रेट बढ़ी नहीं, 50 की चीज आपको 50 में ही मिल गई या और कम में मिल गई तो आपको तो बेनिफिट हो गया। बट मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रेक किया ही है, ये बात सही है, भले ही लॉस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लॉ यहाँ पे कहता है कि चूंकि मेरा मिस्टेक है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, या अगर आपने किया हो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, तो यू आर लाइबल टू पे अदर पर्सन, यू आर लाइबल टू पे सम डैमेजेस टू अदर पर्सन। सर ये कितना अमाउंट होगा बच्चों? बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होगा, बहुत मतलब, क्योंकि एक्चुअल डैमेजेस तो है ही नहीं, तो कैलकुलेट कैसे करना? तो कोर्ट अपने हिसाब से कोई बहुत नॉमिनल से अमाउंट डिसाइड कर देगी कि भाई चलो ठीक है, ब्रीच तो हुआ ही है तो इतना डैमेजेस पे कर दीजिए, बराबर। बच्चों कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो रिमोट या इनडायरेक्ट हैं, जो कभी रिकवर नहीं होते, कैन नॉट बी रिकवरेबल, बराबर। ये ऐसे डैमेजेस हैं जो एक्चुअल में हुए ही नहीं, ये आपके इमेजिनेशन में है, बराबर से, कि अगर आपने मुझे घर टाइम पे बना के दे दिया होता तो मैं रेंट पर दे चुका होता, देता तो मुझे वहां से इनकम हो जाती, उस इनकम से मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता, उस बिजनेस से मैं पैसा कमा लेता, तो आपने घर बना के नहीं दिया तो देखो मुझे कितना सारा नुकसान हो गया, एंड आई वांट टू रिकवर फ्रॉम यू। तो ये राइट आपको नहीं मिलता है बच्चों। तो रिमोट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो रिकवर करने का राइट आप नहीं रखते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। बहुत सही है, सिंपल। नाउ बच्चों कई बार ऐसा होता है कि डैमेजेस हम एडवांस के अंदर डिसाइड कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड सेक्शन नंबर 74। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी दो पार्ट अपने पास में है, और दोनों में ही डैमेजेस एडवांस में डिसाइड होती है, लेकिन जो फेयर और जेन्युइन होता है उसको लिक्विडेटेड कहते हैं, और जो बिल्कुल अनफेयर है, बराबर, ये हाईली डिस्प्रपोर्शनेट है बच्चों, उसको कहा जाता है पेनल्टी। जैसे लॉ अपने अगेंस्ट में पेनल्टी लगाता है, ठीक है ना? तो लॉ जब पेनल्टी, आप इतने आपने कंपनी लॉस के चैप्टर भी पढ़े, आपने दूसरी चीजें भी पढ़ी, आप ये भी पढ़ते हो कि जब आप बगैर हेलमेट जाते हो तो मान लो 500 का फाइन लगता है, तो क्या लॉस से उसका कनेक्शन है क्या कोई? भाई हेलमेट नहीं पहनने पे गवर्नमेंट कहती है 500 रुपए का पेनल्टी लगेगा, तो क्या लॉस से इसका कोई कनेक्शन है क्या? तो जहां लॉस से डैमेजेस का कनेक्शन नहीं हो, इट्स कॉल्ड पेनल्टी, है ना? अच्छा, अब ये सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने। अपन जिस पेनल्टी की बात कर रहे हैं बच्चे, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइडेड पेनल्टी है। क्योंकि अभी मैं आपको बोलूंगा कि पेनल्टी रिकवरेबल नहीं है, तो कल को आप जाके पुलिस वाले से भिड़ जाओगे, हमारे सर ने बोला था तुम हमसे रिकवर नहीं कर सकते, इलीगल है बच्चे, वो अलग एक्ट लग रहा है ना? वो आपका ट्रैफिक रूल्स एक्ट है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। यहाँ पे पेनल्टीज पार्टी अगर आपस में डिसाइड कर भी ले तो ये इतनी हाईली डिस्प्रपोर्शनेट होती है, अनफेयर होती है, कि इनको रिकवर नहीं किया जाता, पड़ते हैं। The Court of India award only reasonable compensation not exceeding the sum so mentioned in the contract. पहली चीज तो ये कि अगर हमने पहले से एग्री कर लिया कि डैमेजेस में 50,000 रुपया देना है, लिक्विडेटेड डैमेजेस है, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि कोई भी एक जना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेगा तो अदर पार्टी हैव राइट टू रिकवर 50,000, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। अगर रियल लॉस 70, 80, 90 का भी हो गया तो भी 50 से ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन इसमें भी इफ द पार्टीज हैव फिक्स्ड व्हाट द डैमेजेस विल बी, कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर, बराबर। लेकिन कोर्ट इसको कम जरूर कर सकती है, कोर्ट कहेगी रियल लॉस तो आपको 30 का ही हुआ है तो ये 30 ही देगी पार्टी, आपको पूरे 50 नहीं देने वाली, बराबर। लेकिन बच्चों इसका एक्सेप्शन बहुत जबरदस्त है, ऐसा कोई प्रॉमिस where any person give any bond to the CG or SG for the performance of public duty। सपोज करो पब्लिक का कोई ब्रिज बनाना है, पब्लिक के लिए कोई रोड बनानी है, और किसी पर्सन ने गवर्नमेंट को प्रॉमिस कर दिया है, पब्लिक बॉन्ड भर के दे दिया है किसी तरह का कि यस सर मैं पूरा परफॉर्म करूंगा, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया ढंग से तो आई विल पे 1 करोड़, बराबर। ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ एनी सच इंस्ट्रूमेंट he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein। इसमें रियल एक्चुअल भले ही कम भी हो रहा हो लेकिन पूरा पे करना पड़ेगा बच्चों, जितना आपने प्रॉमिस किया था अपने को ध्यान में रखना है, होल सम जितना उसमें लिखा हुआ है वो पे करना पड़ेगा फिर आपको। अदरवाइज तो क्या होता है कि अगर रीजनेबल वाला उससे कम है, रियल लॉस अगर उससे कम है तो कम ही आपको पे करना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बराबर। फर्स्ट क्लास सेक्शन 74 भी हो गया। चलिए जी, उसके बाद बच्चों पहला राइट था कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे, दूसरा डैमेजेस के लिए क्लेम करोगे, तीसरे नंबर पे बच्चों बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, क्वांटम मैरियट बोले तो एज मच एज अर्न, जितना काम उतना पैसा, जितना आपने काम किया उसके प्रोपोर्शन में आपको मिल जाएगा कॉम्पनसेशन, बराबर। क्वांटम मैरियट मींस एज मच एज अर्न पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, पर्सन कैन रिकवर कॉम्पनसेशन इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन बाय हिम, है ना। सपोज करिए कि कंपनी में मुझे अपॉइंट किया जाता है एज डायरेक्टर, और मुझे डिसाइड किया जाता है कि 1 लाख पर मंथ का वो मुझे सैलरी देने वाले हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 डेज कोई मिस्टेक रह गई और अगर मुझे बाहर निकाल दिया जाता है तो 15 डेज का जो 50,000 सैलरी है, आई हैव राइट टू रिकवर, जितना काम उतना पैसा सर,
कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हो आप, ठीक है, तो जितना काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं उसका पैसा तो दोगे। हाँ, चूंकि आप टाइम से पहले निकाल रहे हो मुझे, आपकी ही गलती से, तो बट ऑब्वियस है उसके लिए डैमेजेस अलग से कैलकुलेट होंगे, लेकिन जितना काम कर दिया उतना पैसा तो आपको देना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड सिंपली क्वांटम बैरियर, बराबर। द क्लेम ऑफ क्वांटम बैरियर अराइज इन द फॉलोइंग केसेस। बच्चों केसेस क्या है? सबसे पहला एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जाकर के वॉइड डिसाइड हो गया। बहुत सिंपल सी काम है, कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था, आपको मैंने पैसा पे कर दिया है, बराबर, और वहां जाके अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिस्कवर होता है तो बट ऑब्वियस है जितना पैसा पे हो चुका है वो वापस मिलेगा। वैसे भी ये पॉइंट रेस्टिट्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ ही लेते हैं, बराबर। कुछ भी किसी पर्सन ने ऐसा काम किया जिसका करने का इंटेंशन फ्री में करने का नहीं था तो यू हैव टू पे फॉर दिस, बराबर। तो सिंपल है, एक बंदा आपके आते हैं और बोलते हैं सर दिवाली आ रही है, दिवाली पे घर पेंट करना है, ठीक है, आपने उसको बोला ये रूम पेंट करके दिखाओ, अच्छा लगा तो और भी करवाएंगे। अब एक रूम उसने पेंट कर दिया, आपने उसको पैसा नहीं दिया, लॉ कहता है उसका करने का इंटेंशन फोकट में करने का नहीं था, वो डेमो भी नहीं था, बराबर। बच्चों डेमो की भी एक लिमिट होती है, पूरा रूम पेंट करवाने के बाद यू हैव टू पे फॉर दिस, आपको पे तो करना पड़ेगा, आगे का कराओ चाहे मत कराओ, ठीक है। Where there is an express या implied contract to render services, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने जरूर कर लिया था कि सर्विस आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात बच्चों, लेकिन रेम्यूनरेशन का एग्रीमेंट उस पर नहीं किया, है ना। सर्विस का एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन रेम्यूनरेशन का नहीं किया, तो बच्चों लॉ कहता है यहाँ पे सीधा सीधा सा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया और बिना कंसिडरेशन के हमारे यहाँ चीजें वैलिड नहीं होती है, एक्सेप्शंस की बात अलग है, अदरवाइज नहीं होती। तो भले ही रेम्यूनरेशन का नहीं भी कॉन्ट्रैक्ट किया हो, लेकिन बंदे ने जितना काम किया एक रीजनेबल सम आपको उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत सिंपल है बच्चों, व्हेन वन पार्टी अबेंडन या रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना करेगी तो बट ऑब्वियस है दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में केस करेगी और जितना काम वो कर चुकी है उसके लिए अपना पैसा क्लेम करेगी। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल and the party not in default बच्चों have enjoyed the benefit of part performance, समझ रहे हैं आप बात को। सपोज करिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां सामने वाला बेनिफिट ले चुका है, जैसा आपको मैंने पहले भी कहा था कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, ठीक है। इसमें अपना एक बहुत पॉपुलर वाला एग्जांपल है बच्चों, 1 साल के लिए किसी पर्सन को हमने जॉब पे रखा है, ठीक है, और जिस पर्सन को जॉब पे रखा उस पर्सन ने खुद ने ही मान लीजिए जॉब को छोड़ दिया, हालांकि वो एग्रीव पर्सन नहीं है, एग्रीव पर्सन हम है, लेकिन लॉ यहाँ पे क्या कहता है, आप चूंकि उसने हमने कहा था भाई 1 ईयर आप हमारे यहाँ काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो 6 महीने बाद ही छोड़ रहा है, समझना। तो नो डाउट हमारा जो नुकसान हुआ क्योंकि सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उसके ऊपर डैमेजेस का केस तो करेंगे, लेकिन 6 मंथ्स जो उसने हमारे यहाँ काम कर लिया बच्चे लोगों को, उसका सैलरी रेम्यूनरेशन तो अपने को देना पड़ेगा, है ना। क्या लिखा है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है क्योंकि पर मंथ का सैलरी अलग अलग है, ठीक है, 50,000 पर मंथ है तो साल भर का अपना कितना हो जाता है बच्चों, 6 लाख का सैलरी हो गया उसका, सीधा सीधा सा है, बराबर। तो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है 6 महीने का सैलरी और रिमेनिंग 6 मंथ्स का, एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, बराबर, जो डिफॉल्ट में नहीं है यानी कि जो ओनर है उन्होंने एंजॉय किया उसके परफॉर्मेंस का, 6 महीने आपके लिए काम तो किया ना, तो बट ऑब्वियस है 6 महीने का सैलरी जो काम किया वो तो आप उसको दोगे, लेकिन जो 6 मंथ उसने काम नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट पहले ब्रेक कर दिया, उसके लिए बट ऑब्वियस है अपन उसके अगेंस्ट में डैमेजेस का क्लेम भी करने वाले हैं, ठीक है। व्हेन एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन वही एग्जांपल बच्चों, मेरा एक घर बनाना है, आर्किटेक्ट हो आप, बिल्डर हो, आपने घर तो बना दिया, अब मैंने लमसम डिसाइड किया था कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया पे करूंगा। अब 1 करोड़ में से ये ऐसा तो है नहीं कि एक रूम का 20,000 है, एक रूम का 50,000 है, ऊपर बालकनी बनाया उसका 1 लाख रुपया है, क्या ये डिविजिबल है क्या? देखो जो बंदा मंथली काम कर रहा था उसका तो डिविजिबल था, लेकिन यहाँ तो पूरे घर का मैं आपको 1 करोड़ देने वाला था और आपने उसको किया बैडली परफॉर्म, समझ रहे हैं, यानी जैसा हमने डिसाइड किया था वैसा नहीं बना, पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तब भी लॉ कहता है कि मुझे उसको लमसम अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, बराबर से। हाँ, लेकिन मेरे पास में यह राइट है कि मैं बैड वर्क का जो पैसा है बच्चों वो डिडक्ट कर सकता हूं, और वो कैसे होगा वो तो वैल्यू डिसाइड करेगा, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो मेरे पास में जरूर राइट है कि मैं रिकवर कर सकता हूं, उसमें से एडजस्ट कर लूंगा। ऊपर वाले पॉइंट में भी सेम ऐसा है, सैलरी में से डैमेजेस का पैसा एडजस्ट हो सकता है, कोर्ट ऑर्डर करेगी, यहाँ पे भी सेम हो सकता है, लेकिन मुझे उसके मेहनत का भैया पसीने का पैसा है, समझ रहे हो, स्वेट है, यहाँ पे मेहनत का पसीने का पैसा है, देना पड़ेगा बच्चों, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बराबर। दिस इज कॉल्ड क्वांटम वेरिएट, आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपके राइट्स भी सिक्योर है, लेकिन जिसने आपके लिए काम करके दिया उसके राइट्स भी यहाँ पे लॉ ने किए हैं सिक्योर,
बराबर। फिर बच्चों फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है जोरदार पॉइंट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बच्चे लोगों जहां पे आप डिमांड कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। हमने कहा सर ये क्या चक्कर है, कई बार हमको लगता है बॉस डैमेजेस तो नहीं चलेगी, डैमेजेस जो है सर वो एडिक्वेट नहीं है, जितना हमारा नुकसान हुआ उसको पैसे में नहीं तोला जा सकता, पैसे उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करेगी सर एक्चुअल परफॉर्मेंस करो, जो प्रॉमिस किया था वो करके दो। लेकिन मैंने आपको कहा था पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। सिंगर हुआ, डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, बराबर पेंटर हुआ, इन सब के लिए नहीं है। ये किन चीजों के लिए बच्चों, लैंड और बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं कोई जमीन आपको बेचने वाला हूं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फाइनलाइजेशन होने से पहले मैंने ब्रेक कर दिया, यू हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट मी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप अच्छा मैंने कोर्ट को बोला सर इनको बोलो डैमेजेस ले ले, आप ये डिमांड कर सकते हो कि नहीं डैमेजेस नहीं, हमको तो लैंड ही चाहिए, या बिल्डिंग हो, या कोई रेयर आर्टिकल्स हो बच्चों जो हर जगह अवेलेबल ही नहीं है, या कोई यूनिक गुड्स है, उनके लिए लॉ आपको राइट देता है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकते हो। लेकिन फिर से आपको बता दूं सिर्फ आपके कहने से कुछ नहीं होगा, कहना आपका राइट है, डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन डिजायर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को अगर लगा कि हाँ भी सच में यहाँ डैमेजेस सफिशिएंट नहीं होती तो फिर वो यहाँ पे ऑर्डर करेगा कि परफॉर्मेंस करके दिया जाए, बराबर। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और बच्चों लास्ट पॉइंट आता है स्यू फॉर इंजेक्शन। बोले तो हम तो डूबेंगे, तुमको भी साथ में लेकर के डूबेंगे, यानी स्टे ऑर्डर लगा देना। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे हो, हमारे साथ काम नहीं कर रहे हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, तो किसी और के साथ भी नहीं करोगे। एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रेस्ट्रेनिंग द पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये कब होता है बच्चों, यूजुअली इशूड इन केस वेयर द कॉम्पनसेशन ऑफ टर्म इज मनी इज नॉट रिलीफ। यहाँ पे भी वही है, अच्छा लग रहा है मनी कॉम्पनसेशन सही नहीं रहेगा। जनरली बच्चों जो कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिव टर्म्स होती है ना, जो करने को नहीं कहा गया था, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला था कि मैंने बोला कि सर मैं फाउंडेशन सिर्फ जैन साहब के यहाँ पढ़ाऊंगा, और मैंने उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं और कहीं पे फाउंडेशन नहीं पढ़ाऊंगा। इट्स कॉल्ड नेगेटिव टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। और अगर कल को मैं कहीं और फाउंडेशन पढ़ाना स्टार्ट करूं तो जैन सर मेरे अगेंस्ट में इंजेक्शन ऑर्डर ला सकते हैं बच्चों, स्टे ऑर्डर ला सकते हैं, जो स्टे ऑर्डर मुझे प्रेशराइज कर देगा, मुझे रोक देगा कि मैं और कहीं पर फाउंडेशन नहीं पढ़ाऊंगा, बराबर। समझ रहे हैं आप बात को। तो कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने पढ़ा था ना टू डू और नॉट टू डू, तो कई बार जो नॉट टू डू वाला काम अगर बंदा करने लग जाए तो उस नॉट टू डू को अप्लाई करने के लिए कोर्ट में अप्लाई करके हम लाते हैं स्टे ऑर्डर कि यस सर आप ये काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था। फिल्म एक्टर वाला, हमने एक्टर को साइन कर लिया और ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो कहीं और काम नहीं करेगा, अगर उसने कहीं और काम ज्वाइन कर लिया उस टाइम पीरियड के अंदर तो हम उसके अगेंस्ट में स्टे ऑर्डर ला सकते हैं कि इस टाइम पीरियड तक आप और कहीं पे नहीं काम कर सकते। दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन ऑर्डर। तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चों तो ये 5 राइट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है आप लोगों का। जैसा मैंने कहा ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन है, डिटेल क्लासेस आप लोग देखिए डिटेल के लिए, लेकिन रिवीजन मेरे साथ करना है तो रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्यू फॉर डैमेजेस, नाउ डैमेजेस एग्रीड अपॉन इन एडवांस, लिक्विडेटेड पेनल्टी। पेनल्टी हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट अनरीजनेबल होती है। अच्छा एग्जांपल भी अगर बात करूं तो अपना पुराना एग्जांपल है, मैंने आपको कहा कि मेरा ये लैंड है जहां पे आपको एक हाउस बनाना है, अगर आपने ये घर 1 साल में, आपने बोला कि 1 साल में आप बना दोगे, 1 ईयर में आप कंप्लीट कर दोगे, तो मैंने कहा अगर 1 ईयर से लेट हुए तो पर मंथ का मेरा जो रेंट का नुकसान होगा 20,000 पर मंथ वो आप मुझे पे करोगे, रीजनेबल है, बराबर। अगर मैंने बोला कि अगर आपने टाइमली 1 ईयर में कंप्लीट करके नहीं दिया तो जितना लेट किया, जैसे 1 दिन भी अगर लेट हुआ, 2 दिन भी लेट हुआ, तो मकान की जो वैल्यू है हाउस की 5 करोड़ वो आप मुझे पे करोगे। दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेट, अनरीजनेबल यहाँ पे, या अनफेयर, ये कभी भी कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। इवन कोर्ट तो लिक्विडेटेड में से भी वो अलाउ कर रहा है जो रीजनेबल हो, तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ कैलकुलेट डैमेजेस अपन ने पढ़ लिया, क्वांटम वेरिएट जबरदस्त वाला राइट है, जितना काम उतना पैसा, बराबर। परफॉर्मेंस रेयरली अवेलेबल चीजों के लिए, लैंड बिल्डिंग इन चीजों के लिए होगा, और इंजेक्शन में नेगेटिव टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के अप्लाई करने के लिए अपन लोग काम में लेते हैं। तो यहां आकर के आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, अब बच्चे लोगों मैं आपको लेकर के चलता हूं अगले चैप्टर पर, जो हमारा आखिरी चैप्टर बचा हुआ है बच्चों, कॉन्टिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आइए फटाफट से उस पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास में समय कम है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से आप लोगों को मैं रिवीजन वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर दूं। काफी सारे एक्ट हमारे पास में अभी, तो फटाफट से वीडियोस आपके पास में आ जाए ताकि आप लोग तैयारी कर सके बहुत जबरदस्त वाली, और जल्दी क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे आप लोगों को। काफी सारा काम उसके ऊपर हो चुका है ताकि आप प्रैक्टिस अपनी जो है वो बहुत स्ट्रांगली कर सकें। चलिए जी,
तो बच्चों कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले डेफिनेशन कंटीजेंट की सबको पता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, बराबर। लेकिन ये टू डू और नॉट टू डू डिपेंड करेगा किसी इवेंट के ऊपर, किसी और इवेंट जो कोलैटरल इवेंट होगा, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अनसर्टेन इवेंट है, मे और मे नॉट हैपन पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है। सर लेकिन मे और मे नॉट हैपन वाली तो वॉइड होती है। बच्चों खास बात आपको समझनी है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेंगे, बाकी डिपेंड करेंगे सिचुएशन पे, लेकिन कंडीशन का नेचर हमेशा वैलिड माना जाएगा। कैसे बता रहा हूं, ये देखिए। सबसे पहले तो इसमें सारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, बाकी सारी टू पार्टीज, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन सब कुछ फिक्स है। मस्ट डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट पे होना चाहिए, और फ्यूचर इवेंट ऐसा होना चाहिए बच्चों जो अनसर्टेन होना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि ऐसा अनसर्टेन इवेंट खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब आप मुझसे यहां पे समझें कंटीजेंट और वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। सपोज करिए मैंने आपके साथ ही डीलिंग किया कि देखिए अगर इस साल सीजन में अच्छी सी बारिश हो जाती है, इन केस ऑफ गुड रेन, बराबर, आई विल सप्लाई होल द गुड्स ऑफ माई फील्ड, बराबर। मेरे फील्ड में, मेरे खेत में जितना भी कुछ पड़ा है फसल होगी, तो मैं सब आपको सेल करने को तैयार हूं। अब बच्चों समझना, यहाँ हमने आपस में बेट नहीं लगाया है, मैंने आपको सिंपल, अच्छा एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बारिश के आने नहीं आने का नहीं है। मेन कॉन्ट्रैक्ट है कि आई एम रेडी टू सेल ऑल माई क्रॉप्स टू यू। मैं सेल करने को तैयार हूं, आप परचेस करने को तैयार, लेकिन शर्त एक ही है, इस बार की बारिश में फसल होनी चाहिए तो मैं सेल करूंगा, नहीं हुई तो नहीं कर पाऊंगा। दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट परचेस सेल का है, लेकिन डिपेंड ऑन सम इंडिपेंडेंट इवेंट, होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यही चीज अगर वैगरिंग पे होती तो मैं आपको क्या बोलता, ये फसल को हटाओ, अगर बारिश हुई तो आई विल पे 10 लाख, अगर नहीं हुई तो यू विल पे 10 लाख टू मी। ये जो आपस में विनिंग लूजिंग का कंसेप्ट है बच्चों, उसको हम बेट लगाना बोलते हैं, वो वैगरिंग एग्रीमेंट है, तो वो बिल्कुल वॉइड है, ये एब्सोल्युटली वैलिड है। अब इसके रूल्स के ऊपर आओ बच्चों, बहुत सिंपल रूल्स हैं इसके। देखिएगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होता है कंटीजेंट। अच्छा इसके बेस्ट एग्जांपल में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दे आर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जो हम लोग एक्सीडेंटल, फायर, मरीन, जनरल इंश्योरेंस जो करवाते हैं बच्चों, बेस्ट एग्जांपल है इसका। और ये कुछ रूल्स पे है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन, सपोज करो किसी इवेंट के हैपन होने पे हमने बनाया है कि ये चीज अगर हैपन हो गई, अगर हो गई तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता बच्चों। और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एब्सोल्युटली हो जाएंगे। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल तो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड, बराबर। ये वॉइड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से प्रिंट नहीं हुआ है, वो एग्रीमेंट्स हमारे हो जाएंगे एब्सोल्युटली वॉइड, बराबर। सपोज करिए अपना वही पुराना एग्जांपल, इसमें बेस्ट एग्जांपल आपके शिप के एग्जांपल बहुत आपको दे रखे बच्चों। हमने कहा कि अगर शिप हमारी टाइम पर वापस आ जाती है तो उस पर मेरे गुड्स आ रहे हैं, मैं आपको सेल कर दूंगा, बराबर। सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब बच्चों अगर वो इवेंट हैपन हो गया, अगर शिप आ गई तो मैं आपको गुड सेल कर पाऊंगा, अगर नहीं आई या संक हो गई, डूब गई या डिस्ट्रॉय हो गई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। सपोज करिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पर है, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं आपकी शिप का, या आप इंश्योरेंस एजेंट हो, मेरी शिप का आपने इंश्योरेंस किया है, तो शिप के इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर शिप वापस नहीं आई, नहीं आने का मतलब जल गई, डूब गई, तो आप मुझे इंश्योरेंस का पैसा दे दोगे, बराबर। तो कॉन्ट्रैक्ट का होना नहीं होना इस बार नॉन हैपनिंग पर है। तो ये एनफोर्स कब हो सकता है कि जब वो इवेंट हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा, उससे पहले नहीं। अगर पता लगा शिप डूब गई, जल गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड हो जाएगा एंड आई हैव राइट टू क्लेम इंश्योरेंस अमाउंट, अदरवाइज नहीं। ठीक है बच्चों, 34 सेक्शन को बाद में पढ़ेंगे, 32, 33 हो गए, 35 ये दोनों ही 35 के पॉइंट है। सेम इनको हमने टाइमिंग के ऊपर सेट कर दिया बच्चे लोगों, हाँ सेम है। हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम, तो उसके वैलिड होने के लिए फिक्स टाइम में होना बहुत जरूरी है। अगर फिक्स टाइम में नहीं हुआ तो वॉइड हो जाएगा। सेम उसी तरह से इंश्योरेंस भी एक फिक्स टाइम के लिए होता है, जनरली 1 साल का, 2 साल का। तो यहाँ पे भी नॉन हैपनिंग होना चाहिए उस पर्टिकुलर फिक्स टाइम में। ये तभी एनफोर्स हो जाएगा जब वो इवेंट उस फिक्स टाइम के अंदर नहीं हो, बराबर ना। अगर उस टाइम के बाद में हुआ तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगा, अपने को ध्यान में रखना है। तो हैपनिंग नॉन हैपनिंग वाले पॉइंट्स जनरली भी हो सकते हैं, टाइमिंग के साथ में भी अटैच हो सकते हैं, बराबर। और अगर बच्चों कोई चीज ऐसी है जो इम्पॉसिबल पे है तो दिमाग लगाना ही नहीं आपको, इतने चैप्टर्स आप पहले पढ़ के आ चुके हो, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, जो चीज इम्पॉसिबल हो वहां एग्रीमेंट हमेशा 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 अवॉइड ही होते हैं। अब सर ये क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर डिपेंड कर रहा है।
और जो आप कंडक्ट चाह रहे थे अगर लिविंग पर्सन ने कुछ और कर दिया तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट गया। बहुत सिंपल है, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अनइन्फोर्सेबल व्हेन दैट लिविंग पर्सन डज समथिंग जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट अब हो जाए इम्पॉसिबल। बराबर, जैसा मैंने आपको बोला था उस वक्त कि अगर सलमान ने ऐश्वर्या से मैरिज कर लिया, आई विल पे 1 करोड़, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, उनके इवेंट पर मेरा पैसा देना डिपेंड कर रहा है। बराबर, बेट नहीं लगाई हमने, शर्त नहीं लगाई है, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, मैं ही आपको दे रहा हूँ। बराबर, अब पता लगता है कि साहब ऐश्वर्या ने तो किसी और से शादी कर ली। अब और से अगर शादी करा चाहिए, ये प्रॉमिस मैंने आपको तब किया था बच्चों, सुनना ध्यान से, अगर ये प्रॉमिस मैं अभी आपको करता हूं तब तो वो पहले से ही वॉइड है, क्योंकि ये इसमें चला गया कि सर इम्पॉसिबल है, उसकी तो ऑलरेडी शादी हो रखी है। ठीक है, हाँ उम्मीदें जिंदा मत रखना, क्या पता सर डिवोर्स हो जाए, अभी शादी कर ले, वो सब नहीं, अभी जो है वो बात करो। बराबर, लेकिन ये प्रॉमिस मैंने तब किया होता जिस वक्त में उनकी शादी हुई नहीं थी, तब मैंने कहा कि अगर हो गई तो मैं 1 करोड़ दूंगा। अब पता लगता है ऐश्वर्या ने अभिषेक से मैरिज कर लिया, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी लिविंग पर्सन के वर्क पर था और उस लिविंग पर्सन ने कर कुछ ऐसा दिया कि हमारा वाला इवेंट अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, तो बच्चों फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। और अगर मैरिज कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। बराबर, तो अभी मेरे ख्याल से अच्छे से आप समझ गए होंगे कि लिविंग पर्सन के एक्ट पर हम लोग कैसे डिपेंड होते हैं, और उस पर्सन ने जैसे ही कुछ और कर दिया जो हम सोच रहे थे उसके अलावा, या जो हम सोच रहे थे अब वो इम्पॉसिबल हो चुका है, तो फिर हमारे हाथ से बात गई। सपोज करिए मैंने जैसे धोनी के ऊपर कोई एग्जांपल आपको दिया, मान लो कि भाई अगर धोनी ने ये इस मैच में रिकॉर्ड बना दिया तो मैं आपको पैसे दूंगा। अच्छा बच्चों, फिर से बैट नहीं है, बैट तो तब होती है वेगर जब होता है जब दोनों एक दूसरे को विनिंग लूजिंग की बात कर रहे हो, यहाँ तो मैं आपको देने की बात कर रहा हूँ। अब पता लगता है कि धोनी ने तो रिटायरमेंट ले लिया, तो अब जब रिटायरमेंट ले लिया तो अब वो लिविंग पर्सन को एक्ट करेगा ही नहीं, तो बट ऑब्वियस हमारे बीच की चीज इम्पॉसिबल हो चुकी है बच्चों, और वॉइड हो चुका है। ये भी आप इसके एग्जाम्पल में दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट पे आ जाऊं बच्चों, अगेन वैगर और कंडीशन का डिफरेंस, जैसा मैंने आपको बता दिया, वैगर में मनी और मनीज वर्थ होता है, यहाँ पे डेफिनेशन अलग है, टू डू और नॉट टू डू है। बराबर, यहाँ अनसर्टेन इवेंट है, वो सब कुछ है, बारिश होगी तो पैसे मैं आपको दूंगा, नहीं तो आप मुझे दोगे। यहाँ पे इवेंट सिर्फ कोलेटरल है बच्चों, मेन मुद्दा गुड्स के परचेज और सेल का है, बारिश होने या नहीं होने का नहीं है, जो ऊपर मैंने आपको एग्रीकल्चर वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अच्छा वैसे भी धोनी वाला जो एग्जाम्पल दिया उसमें मेन मकसद तो पैसे देने का है, इवेंट जो है वो एक साइड की चीज हो गई, इवेंट हुआ तो पैसे दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, है ना। फिर बच्चों हर वैगरिंग में कंटीजेंसी तो होती है ना, कंटीजेंसी का मतलब क्या, अनसर्टेनिटी, लेकिन हर कंडीशन में वैगरिंग हो सवाल ही नहीं पैदा होता, तभी तो ये वैलिड है। वैगरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ये हमेशा वैलिड होते हैं, आप लोग जानते हो। और सबसे बड़ी बात बच्चों, वैगरिंग एग्रीमेंट में सब्जेक्ट मैटर में पार्टीज का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ विनिंग और लूजिंग के लिए बैट लगाई जाती है, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स तो दे आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स भाई, है ना। दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा कुछ नहीं होता कि विनिंग लूजिंग है, सब्जेक्ट मैटर में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अल्टीमेटली मुझे अपना क्रॉप्स बेचना है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि बारिश हो जाए, गुड्स हो जाए और मैं आपको सेल कर पाऊं। बच्चों ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, सिंपल है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। नाउ बच्चों आखिरी पॉइंट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, बहुत पॉपुलर बहुत फेमस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आ जाइए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं। 68 से 72 इसके लिए काम करता है। इम्पोज बाय द लॉ बच्चों, आपस में पार्टीज ना ऑफर करेंगी ना एक्सेप्टेंस करेंगे, लॉ कहेगा तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बराबर, क्योंकि लॉ का सीधा सा फंडा है, किसी भी आदमी को दूसरे के कॉस्ट पर अमीर नहीं बनने देंगे। बच्चे अमीर बनना है खुद के पैसे से अमीर बनो, दूसरे के खर्चे पे दूसरे के कॉस्ट पर तुमको अमीर रिच नहीं बनने दिया जाएगा। इक्विटी का प्रिंसिपल बच्चों काम करता है कि अगर दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, लेकिन अगर आपने उसका बेनिफिट लिया, अगर उसने आपके लिए काम किया, तो यू हैव टू पे फॉर दिस। ये सीधे फंडे पे चलता है, सीधा सीधा सा, इस हाथ ले उस हाथ दे, जैसे को तैसा, जो बोलना चाहे इसको बोले, लेकिन बिल्कुल जो लिया है उसके लिए पे तो करना पड़ेगा। आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लॉ कहता है करना पड़ेगा। आइए इसके टाइप्स पढ़ते हैं बच्चों। 68 पर सबसे पहले आता है, पुराना पॉइंट है आप लोगों का, माइनर वाले चैप्टर से निकल के आया, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू इनकम्पिटेंट पर्सन, आप पढ़ के आए हो। अगर इनकम्पिटेंट पर्सन को माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन, इनको अगर आपने लाइफ का नेसेसिटी सप्लाई किया, तो हमने पढ़ा था कि दे आर नॉट पर्सनली लायबल, लेकिन अगर इनके पास प्रॉपर्टी है तो वो लायबल होगी। अब सोचो वो लोग तो इनकम्पिटेंट है ना, लेकिन लॉ यहाँ पे कहता है कि नहीं, उनके पास अगर प्रॉपर्टी है तो भैया ये बात तो गलत है कि लाइफ की नेसेसिटी उनको सप्लाई भी हो जाए और वो कहते हैं हम तो लायबल भी नहीं है, ये तो चीटिंग है। इसीलिए लॉ ने कहा कि जो भी पर्सन जो इनको नेसेसिटी सप्लाई करेगा वो एंटाइटल होगा पैसे लेने के लिए इन इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से, अगर प्रॉपर्टी है तो, जो अपन पढ़ के आए हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों जगह पे कवर है बच्चों,
माइनर के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी है, और सेक्शन नंबर 68 इट इज अ मैटर ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, नेसेसरी सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू इनकैपेबल पर्सन। सेकंड नंबर बच्चों 69 वाला पॉइंट बहुत जोरदार है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। सर ये क्या है? तीन कंडीशंस है, मैंने तीनों को यहाँ पे वहां आपको कंडीशंस में दिया है, मेन नोट्स के अंदर मैंने यहीं पे बोल्ड कर दिया, रेड लेटर में लिखा हुआ है। सबसे पहला एक पर्सन है जो पेमेंट करने में इंटरेस्टेड है और उस बंदे ने पे भी किया है। समझ रहे बच्चों? एक बंदा जिसको पेमेंट करने में उसका खुद का फायदा है और उसने पे किया भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो खुद बाउंड नहीं था बच्चे, बाउंड कोई और ही था। दो लोग हैं, एक जना जिसने पैसा पे किया क्योंकि उसका खुद का फायदा था, लेकिन उसकी लाइबिलिटी नहीं थी, लाइबिलिटी किसी और पर्सन की थी जिसके लिए उसने पे कर दिया। तो जो पे करने वाला है बच्चों वो दूसरे से पैसा रिकवर कर सकता है। पॉपुलर एग्जांपल देता हूं आपकी बुक का ही, बराबर। मैं एक जमींदार हूं, आप मेरे यहाँ पे काम करते हैं, मेरी जमीन मेरी लैंड आपने लीज पर लेके रखी है, आई एम लेजर, यू आर लेसी, बराबर। अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल आ रहा है जिसके हिसाब से मुझे कुछ टैक्सेस पे करना है बिकॉज आई एम लैंडलॉर्ड, बट आई हैव नो अमाउंट टू पे। इसकी वजह से वो जमीन जो है, वो जो लैंड है, उसको गवर्नमेंट सीज कर देगी, सेल कर देगी, और इससे आपके हाथ से जमीन जाएगी, क्योंकि काम तो आप कर रहे थे उस पर, मुझे तो आप किराया दे रहे हो, पैसा दे रहे हो लीज का, बराबर। तो ऐसे में आपने क्या किया, मेरे बिहाफ पे वो पे कर दिया गवर्नमेंट को। बच्चों सुनना, एक्चुअल में लीगली बाउंड मैं हूं, अनदर बाउंड बाय द लॉ, मैं लायबल हूं, लेकिन मैं पे नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप पे कर रहे हो, यू आर नॉट लीगली बाउंड, बट यू हैव इंटरेस्ट इन द पेमेंट। भाई तुमको जमीन बचानी है ताकि तुम भी अपना काम चला सको, घर चला सको, बराबर। तो तुमने अगर वो पे कर दिया मेरे बिहाफ पे, तो लॉ कहता है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी। हालांकि मैंने कहा नहीं था पेमेंट करने को हमारे बीच में, अच्छा अब मैं कोर्ट को ये नहीं बोल सकता मैंने कहा था कि पेमेंट करने को, क्यों किया, किससे पूछ के किया? लॉ कहता है नहीं भाई, खुद इंटरेस्टेड था इसके लिए किया है उसने, लेकिन चूंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम बाउंड थे पे करने के लिए, और इस बंदे ने तुम्हारी मदद कर दी है, मदद भी खुद के लिए की है। बच्चों ध्यान रखना, ये मत समझ लेना कि कोई मेरे ऊपर एहसान किया है, तुमने अपने फायदे के लिए काम किया, लेकिन लॉ कहता है फायदा वर्ड आ गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो लॉ में फीलिंग्स की जगह तो नहीं है, लेकिन यहाँ फीलिंग्स नहीं है, किया तुमने अपने फायदे के लिए है, लेकिन मुझसे पैसा रिकवर कर सकते हो क्योंकि हमारे बीच बन चुका है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ तुम्हारा फायदा नहीं होता, अगर एहसान की तरह से पैसा पे किया होता तो कोर्ट भी कहता चलो एहसान किया ना, मस्त रहो, आप कोई पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर बच्चों सेक्शन 70 जो मेन क्वासी का फीचर है यही है, नॉन ग्रेचुइटस का मतलब नॉट फ्री एक्ट, वेयर अ पर्सन, यहां पे भी तीन रूल, लॉफुली डज एनीथिंग अनदर पर्सन, लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन। एक बंदे ने दूसरे के लिए कुछ लॉफुली किया, मतलब आपने मेरे लिए कुछ किया, बराबर, या मुझे कुछ सर्विसेज दी जिसको देने का इंटेंशन फोकट में देने का नहीं था, बराबर, और मुझे उस चीज से फायदा भी मिला है, मुझे बेनिफिट मिला है, बहुत अच्छा सा फायदा उठाया मैंने, तो मेरे सर पे एक ड्यूटी आती है बच्चे, जिसने फायदा लिया वो दूसरे वाले को कॉम्पनसेशन देगा या उसके गुड्स को वापस करेगा। मेरा फेमस पिज्जा वाला एग्जांपल इसी के ऊपर है, इस पे भी लगता है, लास्ट वाले पे भी लगता है। पिज्जा वाला एग्जांपल, गलती से एक पिज्जा ऑर्डर किया, मैंने ऑर्डर किया था, आपको सप्लाई हो गया, आपने उसको खाया, आपने उसको एंजॉय किया, और बट ऑब्वियस है फोकट में तो आया नहीं होगा, उसके पैसे तो लगे होंगे, बट ऑब्वियस है यू हैव टू पे फॉर दिस, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। इसमें अपना वो कूली वाला एग्जांपल भी लगता है, जो नॉर्मली तो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है फर्स्ट चैप्टर का, लेकिन यहाँ पे भी लगता है कि कूली ने आपको सर्विस दी, देने का इंटेंशन फ्री में देने का नहीं था, आपने उसको मना भी नहीं किया और उसका बेनिफिट उठाया है, तो यू हैव टू पे फॉर दिस। बच्चों आपको पे तो करना पड़ेगा क्योंकि आपने उसका बेनिफिट लिया है। ये बहुत कुछ आपका मैच करता है, किससे? क्वांटम मेरिट से मैच करता है। लेकिन क्वांटम मेरिट इसमें फर्क क्या है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, दोनों पार्टीज के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस हो चुकी है, एक्सप्रेस वाली। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लॉ इंपोज कर रहा है कि भैया पैसा तो देना पड़ेगा, नो वन हैव राइट टू टेक बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। दिस इज कॉल्ड नॉन ग्रेचुइटस, मतलब नॉट फ्री, वॉलंट, कहीं पर भी ग्रेचुइटसली करने का इंटेंशन नहीं था, फोकट में करने का नहीं था, कोई समाज सेवा सामने वाला नहीं कर रहा था, आपके लिए काम किया, यू हैव टू पे फॉर दिस, आपको ध्यान में रखना है, बराबर। काम किया है, गुड्स आपको सप्लाई दिए, तो या तो गुड्स वापस करो उसको, या फिर भाई गुड्स आ जाते कई बार आपके पास आगे गलती से, या तो गुड्स वापस करिए, उसका कंपनसेशन दीजिए, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक नए रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन में हम लोग गए, बराबर, हम लोग गए, हमने ऑर्डर तो अभी दिए ही नहीं था, हमारी टेबल पे ऑर्डर आ गया, किसी का गलती से आ गया था, नया नया रेस्टोरेंट खुला था, बहुत भीड़ थी, वेटर लोग भी कंफ्यूजन के अंदर थे, है ना। तो अब ऐसे में अगर मेरे टेबल पे आ गया खाना और मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, तो आई हैव टू पे फॉर दिस, क्योंकि फॉरवर्ड में देने का कोई इंटेंशन था नहीं उनका,
ठीक है, और एंजॉय कर ही लिया, मैंने खा ही लिया, तो आई हैव टू पे फॉर दिस, भाई पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर बच्चों, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। व्हेन अ पर्सन, सेक्शन 71 कहता है व्हेन अ पर्सन फाइंड सर्टेन गुड्स, किसी बंदे को कुछ मिला जो है किसी और का, तो आपकी ड्यूटी बनती है अपने आप से फाइंडर में और जो ओनर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आप उसको वापस करोगे चीजों को, कि आपकी नहीं है वो चीज, बराबर। अब ड्यूटीज क्या बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ड्यूटीज लॉ डालता है, गुड्स की केयर करोगे, ट्रू ओनर को ढूंढोगे और गुड्स को उसको वापस करोगे, और खुद के काम में गुड्स को नहीं लोगे भाई, जिसके हैं संभाल करके रख दीजिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ चूंकि ड्यूटीज आती है तो राइट्स भी साथ में आएंगे। राइट्स क्या आते हैं कि जब ओरिजिनल मालिक मिल जाए, ओरिजिनल वाला, तो आप उससे बकायदा आपका खर्चा वापस ले सकते हो, गुड्स को प्रिजर्व करने का, ढूंढने का, बराबर से। लेकिन रीजनेबल है बच्चों, ऐसा नहीं कि ढूंढने के लिए फ्लाइट में चले गए, चार्टेड प्लेन हायर कर लिया तुमने, हेलीकॉप्टर पर्सन हायर कर लिया, वो बेचारा कहेगा हम आपके हैं कौन, इतने गुड्स मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, जितने के गुड्स थे उससे ज्यादा तो आपने खर्चा कर दिया, वो नहीं मिलने वाले, ठीक है। एक रीजनेबल जो होता है। फिर बच्चों कुछ केसेस में आप गुड्स को सेल या कंज्यूम भी कर सकते हो, जैसे पैरिशेबल नेचर के गुड्स है, अभी फ्रूट्स है, मिल्क है, ऐसे गुड्स है तो जल्दी खराब हो जाएंगे। अब कहाँ मालिक को साल 2 साल ढूंढोगे तुम, ना खा पी के खत्म करो या बेच दो। सर सेल कर दिया, कंज्यूम कर लिया और बाद में ओनर मिल गया तो अपना एक्सपेंसेस काटो, कुछ बचता है तो उसको वापस करो, नहीं तो मस्त रहो, बराबर। और अगर गुड्स की वैल्यू का 2/3 के बराबर बच्चों गुड्स को प्रिजर्व करने में या ओनर को सर्च करने में खर्च कर चुके हो, अगर 2/3 के बराबर, और ओनर नहीं मिला आपको अभी भी, तो लॉ कहता है जस्ट सेल दी गुड्स, भाई गुड्स को सेल कर दो, अपना खर्चा वसूल कर लो तुम, फिर जब ओनर मिल जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट कुछ है तो उसको पे करो, अदरवाइज कुछ भी नहीं। 2 केसेस में आपको गुड्स सेल करने का राइट लॉ ने दे दिया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बराबर। हाँ, एक चीज जरूर है, अपन एक एग्जाम्पल किया हुआ अपन लोगों ने, ओनर के बाद बच्चों जो सेकंड बैटर राइट जिसके भी होंगे वो हमेशा फाइंडर के होंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, आखिरी पॉइंट बच्चों, आखिरी कोर्स खत्म, बोले तो रिवीजन खत्म इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन, बहुत सिंपल एग्जांपल है। इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज पेड और समथिंग डिलीवर्ड टू अ पर्सन बाय मिस्टेक, यहाँ पे भी पिज्जा वाला एग्जांपल वैसे सेट हो रहा है, या अंडर कोर्सन, the person receiving the money or goods must repay or return the same। बेस्ट एग्जांपल आपको दिया गया था इनकम टैक्स का रिफंड, है ना। कई बार हमको लगता है कि भाई इनकम टैक्स हम पे लग रहा है तो हम लोग एडवांस टैक्स बच्चों पे कर देते हैं, है ना, पहले से पे कर देते हैं। गवर्नमेंट का एक डर होता है, कोर्सन भी होता है कई बार कि आप पेनल्टी लग जाएगी, तो एडवांस टैक्स भर दिया। अब टैक्स मैंने भर दिया 1 लाख का, लेकिन एक्चुअल टैक्स मेरा 70,000 ही कैलकुलेट हुआ, तो गवर्नमेंट 30,000 मुझे वापस करेगी। वो ये नहीं कहेंगे आपने दिया हमने ले लिया, नहीं सर, हमने दिया या तो मिस्टेक से दिया, या एक डर है पेनल्टी नहीं लग जाए इसलिए दिया, तो जितना एक्चुअल बनता है उसके अलावा वापस करोगे आप मुझे, ठीक है। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, सपोज करिए मेरा जो है वो टेलीफोन का जो बिल है वो आया 679, मान लीजिए मोबाइल का बिल 679 आया। आजकल तो ऑनलाइन पे करते हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट पे हो जाता है, पहले जब पेमेंट करना पड़ता था तो मैं चेक से करता था, तो 679 का चेक बहुत अजीब लगता था, इतना कौन लिखेगा 679। आपने तो सीधा क्या करता, मैं 700, लिखने में भी आसान होता है, फटाफट से 700 का चेक बनाया दे दिया। अब इसका मतलब सीधा सीधा सा 21 रुपीज मैंने ज्यादा पे किए उनको, बराबर, अब कर दिए, तो ये 21 रुपया वो टेलीफोन वाले बीएसएनएल रखेगा नहीं, वो मेरे नेक्स्ट बिल के अंदर एडजस्ट होकर के आएंगे बच्चों, कभी भी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो चाहे कोई भी हो, जितना एक्स्ट्रा पे किया वो अगले बिल से एडजस्ट होगा, मतलब एक तरह से मुझे रिटर्न हो रहा है वो ना, रिटर्न द सेम, रिटर्न होना, एडजस्ट होना, रीपे करना, एक ही बात हो गई। ऐसा नहीं कि नहीं आपने पे किए भले गलती से किए तो हम क्या करें, हमने तो रख ली, ऐसा नहीं होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंपोज होता है हमारे ऊपर, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दीज आर 5 पॉइंट्स बच्चे लोगों, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के। पेमेंट बाय पहले सप्लाई, नेसेसिटी सप्लाई टू इनकैपेबल पर्सन 68 में हो गया, इंटरेस्टेड पर्सन का पेमेंट 69 में हो गया, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट 70 में हो गया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स 71 में हो गया, और 72 में आपका है पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन, और यहां आकर के आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है पूरा कंप्लीट। चलिए जी, तो फटाफट से हम लोगों ने अपना फास्ट ट्रैक डिवीजन में दोनों चैप्टर्स खत्म कर दिए। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात मेरी होने वाली है बच्चों, अगले एक्ट के ऊपर बात करेंगे जो होगा हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है कि सर वो एक बार अच्छे से रिवाइज करा दो, तो लेके आ रहा हूं मैं, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ला लेंगे। थोड़ा सा मेरी भी तबीयत यहाँ पे नरम गरम थी, आप लोग जानते हैं अभी माहौल ही ऐसा चल रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए लेके आ सकूं उतना ज्यादा लेकर के आता हूं। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब पढ़िएगा, और दिवाली आने वाली है, दिवाली का एंजॉय अगर करना है तो करिएगा, मना नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी साथ में बराबर से रखिएगा। चलिए जी, ठीक है बच्चों लोगों, बाय बाय, टाटा, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।